लेंथेनाइड्स के यौगिक। लेंथेनाइड्स के यौगिक में मुख्यतः हम सीरियम के कुछ यौगिकों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है सीरिक डाइऑक्साइड। जब हम सीरियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन या सीरिक हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन व सीरिक नाइट्रेट के लवणों को गर्म करते हैं तो सीरिक डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिएगा आप, सीरियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं उच्च ताप पर तो सीरिक डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से सीरिक हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया O2 के साथ करवाएंगे हम तो सीरिक ऑक्साइड बन जाएगा। सीरिक नाइट्रेट के लवणों को यदि हम गर्म करेंगे तो सीरिक ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रेट समूह बाहर निकल जाएगा। ये जो सीरिक ऑक्साइड है ये एक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि स्थायी होता है और अम्ल व क्षारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके साथ कोई अभिक्रिया ये नहीं देता। नेक्स्ट है सीरिक सल्फेट। इसे बनाने के लिए हम सीरियम डाइऑक्साइड एवं सांद्र H2SO4 को मिलाकर परस्पर गर्म करते हैं तो हमें सीरिक सल्फेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिएगा, जब सीरिक डाइऑक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं तो सीरिक सल्फेट अवक्षेपित हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। यह गर्म करने पर विघटित होकर के सीरिक ऑक्साइड बनाता है और धातु सल्फेटों के साथ द्विक लवण भी ये बना लेता है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो नाइट्राइटों को नाइट्रेटों में और सल्फ्यूरस को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। देन है सीरिक हैलाइड CeX4। सीरियम के आयोडाइड और ब्रोमाइड के तो कोई यौगिक ज्ञात नहीं है, क्लोराइड के यौगिक ज्ञात है लेकिन उन्हें हम शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके मुख्य यौगिक है वो है फ्लोराइड। इसका सीरियम टेट्राफ्लोराइड यौगिक ज्ञात है। जब हम जलयोजित सीरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया HF के साथ करवाते हैं तो हमें जलयोजित सीरिक टेट्राफ्लोराइड प्राप्त होता है। इस जलयोजित लवण को यदि F2 की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए तो हमें सीरिक टेट्राफ्लोराइड का निर्जल लवण प्राप्त होगा, जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हमें सीरिक हैलाइड में सीरियम टेट्राफ्लोराइड यौगिक मुख्य रूप से प्राप्त होता है। विलयन में सीरियम आयन। सीरियम थर्ड के विलयन की यदि परऑक्सो डाइसल्फेटों, नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें सीरियम फोर्थ का विलयन प्राप्त होता है। सीरियम फोर्थ आयनों के विलयन में आयोडेट है, फास्फेट है, ऑक्जिलेट है आदि लवणों को अवक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग एप्लीकेशन। मुख्यतः सीरियम फोर्थ के यौगिकों का उपयोग संश्लेषण एवं विश्लेषण रसायन में किया जाता है और चूंकि सीरियम फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी है, ये बहुत जल्दी सीरियम थर्ड में आ जाता है, अतः इसका उपयोग एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल के विलयन में एल्डिहाइड व कीटोनों के अल्फा कार्बन को यह ऑक्सीकृत कर देता है। इसी प्रकार इसका जो संकुल लवण है अमोनियम हेक्सा नाइट्रेटोसीरेट टोलुइन का बेंज एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देता है। जलीय विलयन में सीरियम फोर्थ आयन HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। कई रेडॉक्स अभिक्रियाओं में भी सीरियम फोर्थ का उपयोग एक प्राथमिक मानक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो ये सीरियम धातु के अनुप्रयोग है। तो इस तरीके से लेंथेनाइड्स है। लेंथेनाइड्स के बारे में हमने पढ़ा है, इनके गुण पढ़े हैं, लेंथेनाइड्स की उपयोगिता हमने पढ़ी है। तो ये जो हमारी यूनिट है इसमें 2 चैप्टर है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स का अध्ययन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है एक्टिनाइडों का रसायन। इस यूनिट का ही दूसरा चैप्टर या दूसरा पार्ट है एक्टिनाइडों का रसायन। जैसा कि हम जानते हैं F ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणी है, एक तो 4F श्रेणी और एक 5F श्रेणी। 4F श्रेणी में लेंथेनाइड आते हैं इसलिए उन्हें लेंथेनाइड कहा गया। 5F श्रेणी में तत्व एक्टिनियम के बाद चालू होती है
इसलिए इन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरते हैं, अतः 5f कक्षकों में भरते हैं, इसलिए 5f श्रेणी भी कहते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। जैसा कि हमने लेंथेनाइडों में देखा था, 4f व 5d कक्षकों में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते थे। इसी प्रकार 5f व 6d कक्षकों में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से एक दूसरे में आ जा सकते हैं। इसके अलावा 5f श्रेणी के तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में भीतर की तरफ इतने धसे रहते हैं कि उनका एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिएगा, एक्टिनियम तत्व है जिसे हम Ac से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 89 है। इनका इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हम हमेशा 3 नियमों का ध्यान रखते हैं। एक तो ऑफबो सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, हुंड का नियम आदि। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p2 5d10 5f0 6s2 6p6 6d1 7s2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ तक का जो विन्यास है इस जगह तक का, वो रेडॉन का विन्यास है, इसलिए हम रेडॉन लिख देंगे। 5p6 है रेडॉन, और आगे लिख देंगे 5f0 6d1 7s2। नेक्स्ट, अब एक्टिनियम के बाद में अगला जो तत्व आता है थोरियम, वो एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। थोरियम जिसको TH से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 90 है। इनमें अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो D में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये F ब्लॉक का तत्व है, यहाँ पर 5f0 विन्यास है, इलेक्ट्रॉन D में आता है, लेकिन F और D में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ये D का इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, अतः इन्हें हम F ब्लॉक का तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेनियम, इसमें 5f2 6d1 7s2 विन्यास है। यूरेनियम में 5f3 6d1 7s2 विन्यास है। नेपट्यूनियम में 5f4 6d1 7s2 विन्यास है। प्लूटोनियम 5f6 7s2। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। जैसे अमरेशियम में 5f7 7s2, क्यूरियम में 5f7, अब अगला इलेक्ट्रॉन D में चला गया, देन 7s2, क्योंकि यहाँ जो 7 है f7 विन्यास है, ये अर्धपूरित विन्यास है और स्थायी विन्यास है। बर्केलियम 5f9 7s2, कैलिफोर्नियम 5f10 7s2, आइंस्टीनियम 5f11 7s2, फर्मियम 5f12 7s2, मेंडेलियम 5f13 7s2, नोवेलियम 5f14 7s2, लॉरेंसियम 5f14 6d1 7s2। इस तरीके से हम इनमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, और जहाँ पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास आता है वहाँ इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। जैसे क्यूरियम में 6d1 विन्यास है, इसी तरीके से लॉरेंसियम में भी 6d में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, चूँकि 5f7 और 5f14 ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है जो कि स्थायी विन्यास होते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले जो सारे तत्व है वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व है जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा संश्लेषित करते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले समस्त जो संश्लेषित तत्व है, आर्टिफिशियल जो तत्व है, उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या होते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे कि यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनिक
तत्व कहते हैं। और ये सारे के सारे आर्टिफिशियल तत्व है, कृत्रिम तत्व है। कृत्रिम तत्व का मतलब होता है जिनको हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं। थैंक यू।